I hope my screen is showing to all of you, right? So let's just start with the systematic review and meta-analysis. What is systematic review and what is meta-analysis is basically. So before going to what is systematic review, we should know uh, the type of reviews, like what is basic review is. ठीक है, हमें ये नहीं पता होगा कि बेसिक रिव्यू आर्टिकल क्या होता है, तो वी कुड नॉट गो टू द थिंग कि सिस्टमेटिक रिव्यू क्या होता है। अगर हम उस रिव्यू की बात करें तो रिव्यू इज बेसिकली कि हम जो है डिफरेंट आर्टिकल्स को या डिफरेंट स्टडीज को जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है उनको रिव्यू कर रहे हैं। एंड हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो है वो रिव्यू पेपर्स, रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं। दे आर सर्टेन काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिव्यू आर्टिकल्स, जिसमें से अपन नरेटिव रिव्यू आ जाता है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नरेशन देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी की तरह डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि अभी तक क्या क्या काम हो चुका है हमारी फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं काम मेरा रिसर्च डोमेन जो है वो कैंसर है, और मैं चेक करना चाह रही हूँ एफिकेसी ऑफ सर्टेन प्लांट कंपाउंड ऑन सर्टेन कैंसर। ठीक है, तो मैं देखूंगी कि अभी तक उस पे क्या क्या काम हुआ है। ठीक है, तो उसका रिव्यू करने के बस तीन चार मेथड्स होते हैं। एक नरेटिव रिव्यू होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होता है, स्कोपिंग रिव्यू होता है, और उसके बाद हमारे पास एक तरह का रिव्यू आता है जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक रिव्यू। हाउ सिस्टमेटिक रिव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिव्यूज। हम सिस्टमेटिक रिव्यू में क्लियरली स्टेटेड साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स को के अकॉर्डिंगली जो है एक रिव्यू लिखते हैं। ठीक है, हम एक सिस्टमेटिक वे में रिव्यू पेपर लिख रहे होते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल नरेटिव रिव्यूज होते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज होते हैं, ठीक है, उनमें हम सिस्टमेटिकली काम नहीं कर रहे होते। लेकिन जब हम सिस्टमेटिक रिव्यू कर रहे होते हैं उसमें हम सिस्टमेटिकली काम कर रहे होते हैं। द रीजन इज कि कोई भी सिस्टमेटिक रिव्यू लिखने के लिए हमारे पास की थिंग जो होती है फॉर अ सिस्टमेटिक रिव्यू इज अ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई हमारा क्वेश्चन क्या है जिसको हमने आंसर करना है रिव्यू के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैंसर पे काम कर रही हूँ और मेरे दिमाग में प्लांट कंपाउंड आया है, तो मैं चेक करूंगी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट कंपाउंड ऑन माय ऑन अ पर्टिकुलर कैंसर। ठीक है, या फिर मैं देखना चाह रही हूँ कि स्लीप का या मेलाटोनिन का कैंसर के रिस्क पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो मैं अगर मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेलाटोनिन ऑन द रिस्क ऑफ कैंसर, अब मुझे ये क्वेश्चन आंसर करना है इन अ सिस्टमेटिक वे। ठीक है, तो उसको फिर हम जो है एज सिस्टमेटिक रिव्यू में चेंज कर रहे होते हैं। एक तरीके का रिव्यू है जो कि सिस्टमेटिकली परफॉर्म हो रहा होता है, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल रिसर्च कर रहे होते हैं, आप लोग अगर रिसर्च कर रहे होते हो तो आपके रिसर्च की एक मेथोडोलॉजी होती है कि आप पहले स्टेप स्टेप वन में आपने ये काम करना है, स्टेप टू में फिर हमने ये काम करना है, स्टेप थ्री में हमने ये काम करना है, स्टेप फोर में हमने ये काम करना है। ठीक है, अगर कोई क्वालिटेटिव स्टडी कर रहा है या किसी की रिसर्च पब्लिक हेल्थ के ऊपर, उसको पता है कि वो पहले क्वेश्चनियर बनाएगा, फिर लोगों से डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाएगा, फिर उसको रिपोर्ट करेगा। सिमिलरली सिस्टमेटिक रिव्यू में भी यही काम होता है कि आपके पास एक वेल डिफाइंड मेथोडोलॉजी होती है, स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी होती है, और हमें हर स्टेप पे हर स्टेप को रिपोर्ट करना होता है ताकि जो बायसनेस होती है वो खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ट्रेडिशनल या नरेटिव रिव्यूज होते हैं, इवन जो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज भी होते हैं या क्रिटिकल रिव्यूज भी होते हैं, उनमें भी ना बायसनेस के चांसेस होते हैं। बायसनेस के चांसेस कैसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक रिव्यू पेपर लिखा, नरेटिव रिव्यू, अब मैंने तो नहीं लिखा ना, आपने लिखा है। अब मुझे नहीं पता कि अगर उस टॉपिक पे 20 पेपर्स हैं, 20 पेपर्स में 10 पेपर्स जो कह रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव इफेक्ट है मेलाटोनिन का स्लीप के ऊपर, और 10 कह रहे हैं कि नेगेटिव इफेक्ट है मेलाटोनिन का कैंसर के रिस्क के ऊपर, लेकिन आपने अपने रिव्यू में सिर्फ 10 पेपर्स बताए हुए हैं को रिपोर्ट किया हुआ है जो पॉजिटिव इफेक्ट बता रहे हैं, नेगेटिव का आपने रिपोर्ट ही नहीं करा। लेकिन मुझे तो इस बारे में नहीं पता कि आपने किस तरह से उसके पेपर्स निकाले, किस तरह से आपने उसकी स्क्रीनिंग करी। तो वो एक बायसनेस क्रिएट करता है। ठीक है, ह्यूमन बायस क्रिएट करता है कि भाई आप जो है ना कहीं पे बायस हो जाते हैं। आप जो है प्रॉपर आपने लिटरेचर सर्च करा है नहीं करा, मुझे इस चीज की नहीं पता।
ठीक है, तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए हम सिस्टमेटिक रिव्यूज लिख रहे होते हैं। सिस्टमेटिक रिव्यू की इम्पोर्टेंस क्या है कि हम सिस्टमेटिक रिव्यू लिखते क्यों है? द रीजन बीइंग इज कि सिस्टमेटिक रिव्यूज जो लिखना स्टार्ट हुए थे, दीज आर स्टार्टेड फॉर राइटिंग सिस्टमेटिक रिव्यू ऑन मेडिकल इंफॉर्मेशन। यूजुअली जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन स्टार्ट हुई थी कि देयर हम लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा पाकिस्तान में बैठ के रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कर रहा है एक ड्रग के ऊपर ऑन अ सर्टेन सर्टेन डिजीज, और एक बंदा जो है वो किसी और मुल्क में बैठ के आरसीटी कर रहा है। ठीक है, तो उनके हमारे रिजल्ट्स में और उनके रिजल्ट्स में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हमारी जेनेटिक कंपोजिशन डिफरेंट है। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिकल लिटरेचर मौजूद है, उसके बेसिस पे क्लिनिशियंस एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सके, उसके लिए इन लोगों ने एक ऐसा रिव्यू पेपर या एक ऐसी पब्लिकेशन, एक ऐसा नरेटिव डिजाइन किया जिसकी बेसिस पे क्लिनिशियंस जो है वो एक इतना इन्फॉर्म डिसीजन बना सके। ठीक है, तो ताकि आप जो है सारे के सारा, फॉर एग्जांपल 4 सिटीजन जो बता रहे हैं इफेक्ट ऑफ सिंगल मेडिसिन और अ डिजीज। ठीक है, उन चारों पेपर्स से कलेक्टिवली रिजल्ट्स को रिपोर्ट करके सिस्टमेटिकली रिपोर्ट किया जाता है, तो ताकि क्लिनिशियंस जो हैं उन रिव्यू पेपर्स की हेल्प से एक इन्फॉर्म डिसीजन कर सकें, और उसकी हेल्प हेल्प से जो है वो प्रॉपरली मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें। A systematic review is a more scientific method of summarizing literature based because specific अच्छा साइंटिफिक मेथड इसको इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है जिसकी बेसिस से हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी स्टडी हम इंक्लूड करेंगे और कौन सी स्टडी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सिस्टमैटिक रिव्यूज लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब हमें हमें हम व्हाई वी आर गोइंग टू राइट अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑन अ सर्टेन टॉपिक, मतलब व्हाई डू वी नीड अ सिस्टमैटिक रिव्यू? ठीक है, तो द ओनली रीजन इज कि हमारे पास इतना सारा वॉल्यूम ऑफ पब्लिश मटेरियल है कि जो क्लिनिशियन होता है या इवन नॉर्मल पर्सन भी होगा, उसके लिए जो है वो अप टू डेट रहना किसी भी कंडीशन के ऊपर पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई अपना लिटरेचर रिव्यू करना है या मुझे किसी चीज पर रिसर्च करनी है, तो मेरे पास अगर 50 आर्टिकल्स हैं मेरे टॉपिक पे लिखे हुए, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 50 आर्टिकल्स पढूं इफ आई एम वेरी बिजी। ठीक है, तो आई विल गो फॉर अ सिस्टमैटिक रिव्यू या आई विल गो फॉर रिव्यू पेपर, ताकि मैं अपने टॉपिक पे देखूं कि भाई कहाँ पे क्या रिसर्च गैप है, टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। तो इसीलिए सिस्टमैटिक रिव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्टडीज को जो है वो की अफेक्ट कम्युलेटिव रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये रीजन थी सिस्टमैटिक रिव्यूज लिखने की। सिस्टमैटिक रिव्यूज इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर 4 6 स्टडीज एक टॉपिक पे पब्लिश हुए में है, तो उसमें से अगर 4 स्टडी पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है और 2 स्टडी नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग कंक्लूजन्स जो है वो प्रॉब्लम कर सकती हैं। और एंड मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली क्या होता है कि हमारे स्टडी डिजाइन के ऊपर या फिर रेट्रोस्पेक्ट डिफरेंट स्टडी डिजाइन की बेसिस के ऊपर जो है वो रिजल्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, तो उस चीज को सिस्टमेटिकली रिपोर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसीलिए हमारे पास सिस्टमेटिक रिव्यूज की नीड बनी, और इसीलिए सिस्टमेटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस आर considered as an original article when they are published in the manuscript। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सिस्टमेटिक रिव्यू के, कि कोई भी सिस्टमेटिक रिव्यू जो है उसके उसका एक क्लियरली स्टेटेड टाइटल और ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी होती है जिसकी बेसिस पे हम एक स्टडीज को स्क्रीन करते हैं, स्टडीज को एक्सपेक्ट करते हैं, स्टडीज को रिट्रीव कर रहे होते हैं। अब वी हैव अ explicit and justified criteria to include and exclude the studies। हमारे पास क्लियरली प्रेजेंटेशन होती है of each included study, और हमारे पास एक comprehensive list of all studies होती हैं that are excluded, and we have a justification for excluding those studies from our studies। ठीक है, तो सिस्टमैटिक रिव्यू
the key characteristics that differentiate systematic reviews from other type of reviews. कि अब जो बाकी रिव्यूज होते हैं उनका एक जनरल सा टॉपिक होता है, लेकिन सिस्टमेटिक रिव्यू का क्लियरली स्टेटेड टाइटल होगा, इसका क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होगा कि हम उसको सिस्टमेटिकली एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक सिस्टमेटिक रिव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी होगी रेलेवेंट स्टडी के लिए। मैं आप लोगों के साथ अभी अपना एक सिस्टमेटिक रिव्यू शेयर भी करूंगी, और मैं आपको बताती हूँ कि हम किस चीज पर हैं। उसके बाद आपको जस्टिफाइड क्राइटेरिया होता है इंक्लूजन या एक्सक्लूजन का, प्लस यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच इंक्लूडेड स्टडीज मेंशन हुई भी होती है, और हर स्टडी की मेथोडोलॉजिकल क्वालिटी को भी एनालाइज कर दो। प्लस वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल स्टडीज, जो हम स्टडीज को अपनी इसमें रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट होती है दैट आर एक्सक्लूडेड, मतलब हमारे पेपर में ये स्टडी क्यों नहीं इंक्लूड होंगी, क्या जस्टिफिकेशन है इसको हमारी स्टडी में इंक्लूड ना करने की बेस्ड ऑन अवर इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ठीक है, लेकिन नॉर्मल नैरेटिव रिव्यू में हमारे पास एक्सक्लूजन की लिस्ट, एक्सक्लूडेड पेपर्स की लिस्ट नहीं होती, हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती कि हमने किस तरह पेपर्स को रिट्रीव करे, किस तरह डेटा को रिट्रीव करे। जो सिस्टमेटिक वे होता है ना, एक डिफाइंड प्रोटोकॉल, वो हमारा जो है वो नॉर्मल रिव्यू में लैक एब्सेंट होता है, जबकि सिस्टमेटिक रिव्यू में वो चीज प्रेजेंट होती है, और यही चीज जो है बायसनेस को मिनिमाइज करती है और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रही होती है। ठीक है, क्लियर एनालिसिस होते हैं रिजल्ट्स के। अगर हमारे पास क्वालिटेटिव सिंथेसिस है, क्वालिटेटिव सिंथेसिस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाह रही हूँ कि मेलेटोनिन की वजह से कैंसर होता है या नहीं होता। ठीक है, मेलेटोनिन की इंक्रीज से रिस्क ऑफ कैंसर इंक्रीज होता है या नहीं होता। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि हाँ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन की मेरे पास 10 पेपर्स और मैं कह रही हूँ हाँ मेलेटोनिन की वजह से कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ ये कहना कि हो रहा है और नहीं हो रहा, हाँ या ना, दैट इज क्वालिटेटिव। लेकिन अगर मैं सिंथेटिकली उस पे जा रही हूँ कि नंबर पे जा रही हूँ कि हाँ भाई इतना परसेंट रिस्क के चांसेस हैं, इतना इफेक्ट साइज है उसका कि हाँ भाई इतना इतने पेपर में इंक्रीज ऑफ रिस्क है। ठीक है, वो फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे आता है, और जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं अपने सिस्टमेटिक रिव्यूज की, तो दैट बिकम अ मेटा एनालिसिस। ठीक है, वो हमारे सिस्टमेटिक रिव्यू के साथ मेटा एनालिसिस वाला पार्ट आ जाता है। इसी चीज क्या हमारी सिस्टमेटिक रिव्यू कैरेक्टरिस्टिक होती है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू होता है जो कि क्लियरली स्टेट कर रहा होगा एम्स, मेथड्स, मटेरियल्स, और हमारे पास रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर रहा होगा। अगर आपने एक सिस्टमेटिक रिव्यू लिखना है और आप उसके ऑथर हैं, ठीक है, तो आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहला काम आपने जो करना होगा, एक अच्छा सिस्टमेटिक रिव्यू लिखने के लिए आपने एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना होगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक रिव्यू इज इनकम्प्लीट विदाउट अ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, आपने एक प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन लिखना है, प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है, उसके बाद आपने उस क्वेश्चन की बेसिस पे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया प्री डिफाइन करना है। उसके बाद आपने उस इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर कुछ सर्च स्ट्रेटेजी बनानी होगी। एंड आफ्टर दैट आप लोगों ने लिटरेचर सर्च करना है। लिटरेचर सर्च करने के बाद आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर ही अपने स्टडीज को एक्सपेक्ट करना है। ठीक है, कुछ स्टडीज जो आप इंक्लूड कर रहे हो अपने पेपर्स में वो, और जो आप एक्सक्लूड कर रहे हो ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन वो, और फिर आपने हर स्टेप बाय स्टेप को अपने पेपर के अंदर रिपोर्ट करना होता है। डेटा को सिंथेसाइज करके, इंटरप्रेट करके, और अपने डेटा को रिपोर्ट करना। A systematic review should be based on a principle of hypothesis testing। इसको हम ओरिजिनल आर्टिकल की बेस पे इसीलिए डाल रहे होते हैं क्योंकि जैसे हमारे पास एक ओरिजिनल आर्टिकल लिख रहे हो तो हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन होता है, फिर एक हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, वैसे ही जब हम अपना सिस्टमेटिक रिव्यू लिख रहे होते हैं तो हमारा भी एक हाइपोथेसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में होगा कि हाँ भाई मेलेटोनिन कैंसर रिस्क इंक्रीज करता है। ठीक है, या इस टाइम पे अगर मेलेटोनिन रिलीज हो रहा है तो कैंसर के रिस्क को इंक्रीज कर रहा है, और अगर डे डे टाइम में मेलेटोनिन रिलीज हो रहा है तो वो रिस्क ऑफ कैंसर इंक्रीज कर रहा है। ये मेरा हाइपोथेसिस है, इसको भी टेस्ट करना है।
ऑन द पब्लिश ऑलरेडी पब्लिश स्टडीज। अब ऑलरेडी पब्लिश स्टडीज से जो हम डेटा निकालते हैं दैट इज बेसिकली द सेकेंडरी डेटा। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो फोकस है वो क्या होता है कि हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कौन सी है, हम कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, हम कौन से डिजीज को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। हमारा इंटरवेंशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैंसर पे जा रही हूँ तो मैं कौन से इंटरवेंशन को टारगेट कर रही हूँ, कौन सी दवाई को टारगेट कर रही हूँ, इंटरवेंशन में टारगेटेड ट्रीटमेंट आ जाता है। या अगर मैं कोई डायग्नोस्टिक टेस्टिंग पे मेथोडोलॉजी को टेस्ट कर रही हूँ तो वो आ सकता है। अगर मैं जीनोटाइपिंग को चेक कर रही हूँ कि भाई मेरी जीन में म्यूटेशन है तो वो मेरा इंटरवेंशन हो सकता है। एंड देन व्हाट इज द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल कि मेरे इंटरवेंशन से मेरा मेरा इंटरवेंशन अगर कोई एंटी कैंसर ट्रीटमेंट है तो उसकी वजह से मेरे पास एंटी कैंसर इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट इज माय आउटकम ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो हमारे पास चार चीज, हमारे क्वेश्चन में चार चीजों का होना और कोई भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया चार चीजों की बेसिस पे डिफाइन कर रहे होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि हमारा पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। population of interest can be your specific disease in specific population also। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ तो ब्रेस्ट कैंसर इन ह्यूमन पॉपुलेशन भी हो सकता है, और ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन्स भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर इन माउस मॉडल्स भी हो सकता है। ठीक है। या फिर अगर आप डायबिटीज की बात कर रहे हो तो डायबिटीज इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन का मतलब ये है कि डायबिटीज इन मेल्स फीमेल्स भी हो सकता है कि हम सिर्फ फीमेल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। या फिर डायबिटीज इन एशियन पॉपुलेशन की मेरी स्पेसिफिक पॉपुलेशन, मैंने अपनी पॉपुलेशन डिफाइन कर दी है कि मैंने डायबिटीज देखनी है और मैंने देखना है एशियन पॉपुलेशन में डायबिटीज की प्रेवलेंस क्या है। ठीक है। अब इंटरवेंशन, अगर मैं ट्रीटमेंट का इफेक्ट चेक कर रही हूँ तो वो ट्रीटमेंट जो है ना वो मेरे पास इंटरवेंशन होगी। ठीक है। और आउटकम ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज, अगर मैं मेरे इंटरवेंशन देने के बाद लेट्स सपोज SGLT2 inhibitors are used to treat diabetes। ठीक है। तो मैं चेक कर रही हूँ कि SGLT2 inhibitors की ट्रीटमेंट से डायबिटीज डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, और तो मेरा आउटकम ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि डायबिटीज की वैल्यू या हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। फिर हमारा स्टडी डिजाइन, हम किन किन स्टडी, हमारा स्टडी डिजाइन क्या है। यूजुअली डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी डिजाइन की वजह से हमारे रिजल्ट्स में डिफरेंस आते हैं, हेट्रोजेनिटी आ रही होती है। ठीक है। तो हम हमने ये जरूर मेंशन करना होता है कि हम कौन से स्टडी डिजाइन को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम आरसीटीज को टारगेट कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज को टारगेट कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को टारगेट कर रहे हैं, इन विट्रो कर रहे हैं, इन विवो स्टडीज पे काम कर रहे हैं। अब इन विट्रो स्टडीज की बात करें हम तो इन विट्रो स्टडीज और जो हमारे पास रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं जो ह्यूमन स्टडीज होती है उनकी मेथोडोलॉजी, उनकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, उनके आउटकम तो डिफर हो सकते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंटल की वजह से, डिफरेंट मेथोडोलॉजी की वजह से, डिफरेंट सैंपल्स की वजह से। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज बताएं कि कौन से स्टडी डिजाइन हम यूज करें। और एंड यूजुअली आप हर स्टडी डिजाइन के ऊपर एक मेटा एनालिसिस देख सकते हो। आप यूजुअली जो नॉर्मल पेपर जो अच्छे मेटा एनालिसिस लिखे जाते हैं, दे जो गोल्ड स्टैंडर्ड है एक सिस्टमेटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस लिखने के लिए सही स्टडी डिजाइन माना जाता है, दैट इज आरसीटी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। लेकिन अगर आपके पास इस टॉपिक के ऊपर इनफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है तो आप दूसरी टाइप की स्टडीज को इंक्लूड करते हुए भी उस पर सिस्टमेटिक रिव्यू और एक अच्छा मेटा एनालिसिस लिख सकते हैं। इवन इन विट्रो स्टडीज के ऊपर भी सिस्टमेटिक रिव्यू में मेटा एनालिसिस लिखा जाता है, इन विवो पे भी लिखा जाता है। ठीक है। डायग्नोस्टिक स्टडीज के पे भी लिखा जाता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज पे भी लिखा जाता है, लेकिन आपको वो हर चीज रिपोर्ट करनी है। व्हाट
Am I not audible to anyone? Hello? Ma'am, you are audible. ओके, ठीक है। तो हम जो है इन बेसिस के ऊपर जो है अपनी स्टडी डिजाइन्स को मेंशन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन डिफाइन करने के बाद हमने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, इसकी बेसिस पे हमने एक रिसर्च क्वेश्चन बना लिया, देन कम्स अवर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ठीक है, हमारे पास एक डिफाइंड प्री डिफाइंड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है बेस्ड अपॉन दीज थिंग्स कि हमारी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरवेंशन क्या है, हमारा आउटकम ऑफ इंटरेस्ट क्या है, व्हाट स्टडी डिजाइन आर एप्रोप्रिएट। ठीक है, व्हाट स्टडी डिजाइंस वी वांट टू बी इंक्लूडेड इन आवर सिस्टमैटिक रिव्यू। उसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास डिफाइन कर रहे होते हैं हम कि हमारा इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, और उसकी बेसिस पे कि हमारा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सिस्टमेटिक रिव्यू लिखना है सिर्फ आरसीटीज के ऊपर, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के ऊपर, तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आर माई इंक्लूजन क्राइटेरिया, और रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के अलावा जितने भी टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन है दे ऑल विल बी माई एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। कि भाई अगर मेरे पास कोई भी स्टडी क्रॉस सेक्शनल आ रही तो मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, मैं वो वाला पेपर अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं करूंगी, अपने रिव्यू में इंक्लूड नहीं करूंगी, मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च क्वेश्चन आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर्मुलेट हो रहा होता है। नाउ कमिंग टू मेटा एनालिसिस। अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव सिंथेसिस कर रहे हैं अपने सिस्टमेटिक रिव्यू की, हमने सिर्फ ये बता दें कि भाई हाँ या ना, ठीक है, और हम उसके क्वांटिटेटिव डेटा को रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो सिस्टमेटिक रिव्यू है। बट अगर हम सिस्टमेटिक रिव्यू में के साथ साथ उसके क्वांटिटेटिव डेटा की पूल्ड एनालिसिस भी कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स अ मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस बेसिकली इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो कि यूज किया जाता है टू कंबाइन द रिजल्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट लेकिन सिमिलर स्टडीज, ताकि हमें एक ओवरऑल एस्टिमेट पता चल सके ट्रीटमेंट के इफेक्ट, कि ट्रीटमेंट का ओवरऑल इफेक्ट क्या है पर्टिकुलर डिजीज की। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाह रही हूँ कि इफेक्ट ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या है रेस्टिंग ब्लड प्रेशर के ऊपर। अब कितना इफेक्ट साइज है इन नंबर्स, ठीक है, जहाँ नंबर्स की बात आ जाती है वहां पे एनालिसिस से ही अंदाजा हो रहा है कि हम नंबर को एनालाइज करें। ठीक है, तो एनालिसिस आ गया, वहां पे हमारे नंबर्स का खेल है, वहां पे हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा की बात हो रही है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है जैसे कि इफेक्ट ऑफ क्रिएटिनिन सप्लीमेंटेशन क्या हो सकती है, ओबेसिटी का फिजिकल एक्टिविटी पे क्या रिलेशनशिप है। लेट्स सपोज कि अगर मैं सर्टेन टाइप, अगर मैं दिन में सो रही हूँ, स्लीपिंग इन डे टाइम कैन इंक्रीज माई रिस्क ऑफ कैंसर और नॉट। ठीक है, अब टेकिंग द शुगर इन द मॉर्निंग कैन इंक्रीज डायबिटीज और नॉट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेकिंग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ऑन डायबिटीज। ठीक है, तो उसको उसको हम कहते हैं कि वो मेटा एनालिसिस है। मेटा एनालिसिस आपको क्वालिटेटिव रिजल्ट देती है, आपको इफेक्ट बता रही होती है कि कितना बिग इफेक्ट आ रहा है किसी भी ट्रीटमेंट का या फिर कोई जो भी आपकी इंटरवेंशन है। इट इज सिमिलर टू सिंपल क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, लेकिन यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंडिविजुअल स्टडीज होती हैं रेदर देन द इंडिविजुअल पीपल। हम इंडिविजुअल पीपल से जाके या हम इंडिविजुअल लोगों से जाके अपना रिजल्ट नहीं निकाल ले रहे होते, बल्कि वी आर टेकिंग द रिजल्ट फ्रॉम इंडिविजुअल स्टडीज। ठीक है, वही वाली बात कि मेटा एनालिसिस तब कब होता है जब हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आ रही होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट आ रहा होता है, उसकी अनसर्टेनिटी पता चल रही होती है कि कितनी अनसर्टेनिटी है डेटा में, हेटेरोजेनिटी कितनी है। मेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई बता सकता है?
If anyone wanted to tell why meta-analysis are important. Okay, Abdul Hadi. अब्दुल हारी, if you can tell me कि आप कौन सी फील्ड से बिलोंग कर रहे हो, तो I could be able to give examples from your field. जी, so for my question is why meta analysis is important. हमने ये तो पढ़ लिया कि सिस्टमैटिक रिव्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, बट हम एक सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर मेटा एनालिसिस को ऐड करना क्यों इम्पोर्टेंट है? I think because it tells us about the the data interpretation and the evidence-based results of the articles that we get from the research. So I think in this domain it is important because it tells the evidence of the article. Yes, Abdul Hadi, you are saying something. Your voice was not clear. Please, can you repeat your question? मैंने ये चीज पूछी थी कि हमने पढ़ा कि हमें सिस्टमैटिक रिव्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, बट माय क्वेश्चन इज कि व्हाई कंडक्टिंग अ मेटा एनालिसिस विद सिस्टमैटिक रिव्यू इज इम्पोर्टेंट, व्हाई वी आर डूइंग अ मेटा एनालिसिस. यस मैम, ये किसी स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था, अक्सा ने, तो उनकी आवाज क्लियर नहीं थी, तो क्वेश्चन समझ में I was saying that नहीं मैंने सवाल नहीं पूछा था, मैं ये कह रही थी कि इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जब आप सिस्टमैटिक रिव्यू कर रहे होते हैं इट इज बेस्ड ऑन द लिटरेचर. तो वो तो हमने बता दिया कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट वी कैन डू इन फ्यूचर. तो मेटा एनालिसिस इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें आप डेटा से बात कर रहे होते हैं. तो जो हमने अपनी कोई भी स्टडीज 10 स्टडीज हुई है किसी भी टॉपिक पे, उसके डेटा से हमें आइडिया हो जाता है कि ये ट्रेंड कहाँ पे थे. तो वो ट्रेंड विद एविडेंस हमें पता चल जाता है. आई थिंक सो दिस इज आंसर. एग्जैक्टली अक्सा, वेरी गुड. अच्छा, हमारे पास जो रिसर्चर्स होते हैं दे बेसिकली यूज आप एक सिंगल स्टडी से बता रहे होते हैं कि आपका रिजल्ट जो है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, राइट? ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 4 स्टडीज हैं और फॉर एग्जांपल उनमें कोई भी रिजल्ट, हाउ गुड द स्टडी इज, लेकिन अगर हमारे पास रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं आता तो हम उस स्टडी को डिस्कार्ड कर देते, हम रिकॉर्ड में ही नहीं लाते. सही है. कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे इफेक्ट साइजेस स्टडीज के इन रियल इफेक्ट रियल नहीं होते. ठीक है, और हर स्टडी जो है वो डिफरेंट एस्टिमेट बना रही होती है डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड, और वो डिफरेंसेस जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट जो है वो जो डिफरेंसेस है वो डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी टाइप भी आ रहा होता है, और कभी कभी एरर की वजह से भी आ रहा होता है. सही है. तो मेटा एनालिसिस क्या करता है, मेटा एनालिसिस कंबाइन करता है हर स्टडीज के इफेक्ट्स का ओवरऑल मीन इफेक्ट देने के लिए. जो ओवरऑल मीन इफेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कहूँ कि यार भाई मैंने एक टॉपिक है, एक समवन इज टेस्टिंग effect of physical activity on sleep at night या effect of physical activity on mental health. ठीक है, 10 पेपर पब्लिश हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर, ऑलरेडी पब्लिश है, effect of physical activity on mental health. ठीक है, जिसमें से 10 में से 6 पेपर्स कह रहे हैं कि देयर इज अ गुड इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑफ मेंटल हेल्थ, मतलब जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, जो लोग नहीं करते उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती. ठीक है, 2 पेपर्स कह रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं है. ठीक है, कोई इफेक्ट ही नहीं है, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपनी मेंटल हेल्थ पे. और 2 पेपर्स कह रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करने से आपकी मेंटल हेल्थ और खराब हो रही है. लेट्स सपोज कि मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ. ठीक है, लेट्स सपोज. तो इस चीज को कंबाइन करके, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं उन 2 सीरीज पे जाऊंगी तो मैं, और अगर फॉर एग्जांपल उन 6 स्टडीज की स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं आ रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2 स्टडीज कह रही हैं कि कोई इफेक्ट नहीं है, उनका जो इफेक्ट है वो रियल नहीं हो, उनके पास लो सैंपल साइज हो जिसकी वजह से उनके पास रिजल्ट जो है वो स्टैटिस्टिकली
सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे, अगर उनके पास सैंपल साइज ज्यादा होता तो हो सकता है कि उनके रिजल्ट्स कुछ डिफर कर रहे हों, कुछ डिफर कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी वजह उसके लिए हम जो है फिर वो मेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं। मेटा एनालिसिस क्या करता है, हर स्टडीज के अफेक्ट साइज को कंबाइन करता है और एक ओवरऑल मीन इफेक्ट दे रहा होता है और एक इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स शो कर रहा होता है। ठीक है, दूसरी बात ये मेटा एनालिसिस करने की एक और रीजन ये होती है कि जो आपकी हेट्रोजेनिटी होती है उस वो रिपोर्ट हो जाती है कि डिफरेंट स्टडीज के जो रिजल्ट्स हैं वो कितनी हेट्रोजेनस है, उनमें कितनी बायसनेस है। तो मेटा एनालिसिस में होता क्या है, यूजुअली मेटा एनालिसिस में हो क्या रहा होता है कि जो मेन आउटकम है वो इफेक्ट का ओवरऑल मैग्नीट्यूड हो रहा होता है। ठीक है, और ये डिफर करता है बिटवीन सब्जेक्ट्स, बिटवीन प्रोटोकॉल, बिटवीन रिसर्चर्स। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ये भी होता है कि लोग इन विट्रो स्टडीज कर रहे हैं, मैंने एक स्टडी करी और आपने एक स्टडी करी। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टडी करी, मैंने कहा चलो ठीक है मैं चेक करना चाह रही हूँ फिजिकल एक्टिविटी का इफेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, और आपने भी काम करा, लेकिन आपकी पॉपुलेशन अलग होगी, मेरी पॉपुलेशन अलग होगी। ठीक है, आपका हो सकता है स्टडी प्रोटोकॉल डिफरेंट हो, मेरा स्टडी प्रोटोकॉल डिफरेंट हो सकता है आपका जो रिजल्ट लेने का मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो, मेरा रिजल्ट इनपुट करने का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो सकता है कि मेरा मैं जो हूँ वो सेल्फ क्वेश्चनियर्स की बेसिस पे जो है वो क्वेश्चनियर बेसिस पे रिजल्ट्स कलेक्ट कर रही हूँ, और आप जो है वो अ, उस चीज को टेस्टिंग की बेसिस पे या फिर आप फिजिकल टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट एक्सरसाइज के रिजल्ट्स लेके उसका टेस्ट शो कर रहे हो। तो डिफरेंस इन रिपोर्टिंग द आउटकम्स की वजह से भी हमारे जो मेन आउटकम्स हैं, मेन मैग्नीट्यूड है, उनमें डिफरेंस आ सकता है। इसकी वजह इसीलिए हमें मेटा एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेटा एनालिसिस जो है सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक पूल एस्टिमेट देता है, और उसके अलावा सिर्फ पूल एस्टिमेट नहीं दे रहा होता है, हेट्रोजेनिटी बता होता है कि हमारे रिजल्ट्स में कितनी हेट्रोजेनिटी है, कितनी बायसनेस है या नहीं है। ठीक है, और प्रिसाइज एस्टिमेट्स दे रहा होता है, एक हमें कंक्लूसिव रिजल्ट मिल रहा होता है, कंक्लूसिव एस्टिमेट मिल रहा होता है 10 स्टडीज को जमा कर। ठीक है, और हम वेट कैसे करते हैं, वेटिंग जो होती है बेसिकली हर स्टडी की वो स्टडी के सैंपल साइज पे डिपेंड कर रही होती है। अब मेरा फॉर एग्जांपल मैंने 60 पेपर्स पे काम किया है, आपने जो है 2000 पीपल पे काम किया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे स्टडी की वेट कम हो जाएगा, आपने ज्यादा लोगों पे काम किया, आपकी स्टडी का वेट ज्यादा होगा। तो उस उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं। तो जो जो भी हम मेटा एनालिसिस में स्टैटिस्टिक्स लगा रहे होते हैं वो इन सब चीजों को ड्यू कंसिडर कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, ट्रेडिशनल मेटा एनालिसिस क्या होता है, हमारे पास मेटा एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम डिफरेंट रैंडम इफेक्ट, डिफरेंट तरह के मॉडल्स लगाते हैं टू डू द मेटा एनालिसिस। ये आप लोग आगे सेशन में डिटेल में पढ़ोगे, तो मैं इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी यहाँ पे, लेकिन आप बेसिक्स बताऊंगी कि ट्रेडिशनल मेटा एनालिसिस के अंदर हम फिक्स्ड इफेक्ट मेटा एनालिसिस, देयर आर टू मेथड्स टू डू अ मेटा एनालिसिस। करने के लिए बस दो तरीके, एक रैंडम इफेक्ट मेथड यूज हो रहा होता है और एक फिक्स इफेक्ट मेटा एनालिसिस मॉडल यूज हो रहा होता है। अब हमारे पास देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू आवर मेटा एनालिसिस आल्सो। ठीक है, हम जो भी मेटा एनालिसिस कर रहे हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। क्या होंगी कि यूजुअली जो मेटा एनालिसिस है ये मेन इफेक्ट्स के ऊपर या फिर डिफरेंस बिटवीन स्टडीज के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, और कभी कभी डिफरेंस ऑफ सैंपल साइज की वजह से हमारे पास जो पूल्ड एस्टिमेट्स हैं वो बायसनेस की वजह से या डिफरेंट सैंपल साइज की वजह से गलत रिजल्ट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, लिमिटेशन है एनालिसिस की। ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो क्वांटिफाई कर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स को, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो कि मेटा एनालिसिस हो सके। उसके अलावा फिर हम वहाँ पे जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ भाई डिफरेंस इन सैंपल साइज आ रहा है, डिफरेंट मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस आ रही हैं, तो वहां पे हम सेंसिटिविटी एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। हम कुछ पेपर्स को लेके
उनकी एनालिसिस कर रहे होते हैं, ग्रुप सब ग्रुप पिक करके एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हमें ये पता करना हो फॉर एग्जांपल कि कोई सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस में फर्क डिफरेंस तो नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल एज की वजह से, जेंडर की वजह से, जीनोटाइपिंग की वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से हम को फाउंडिंग इफेक्ट्स चेक कर रहे हो। हम जो रिसर्चर्स हैं, अब पहले पहले जो ट्रेडिशनल मेटा एनालिसिस है उनमें को फाउंडिंग इफेक्ट्स चेक नहीं किए जाते थे, लेकिन अब जो है डिफरेंट मेटा एनालिसिस, अब मैंने तो पढ़े हैं ऐसे मेटा एनालिसिस जिसमें को फाउंडिंग इफेक्ट्स भी चेक किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं कि एज की वजह से आउटकम पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा, जेंडर की वजह से आउटकम पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा। ठीक है, उनको सेंसिटिव डिफरेंट सब ग्रुप्स बना लिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन मेथोडोलॉजिकल क्वांटिटी या आपके फोकस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन क्या है उसकी बेसिस की। ठीक है, अच्छा, और मेटा एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा है। ठीक है, किस अनपब्लिश डेटा को मेटा एनालिसिस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता। तो अगर कोई ऐसी चीज है कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि कोई काम मेरी पॉपुलेशन पे नहीं हुआ, वेस्टर्न पॉपुलेशन पे होगा, और मुझे पता है कि मेरी पॉपुलेशन पे उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या वेस्टर्न पॉपुलेशन से डिफरेंट ही आएगा, लेकिन अगर मैं वेस्टर्न पॉपुलेशन के ऊपर कोई मेटा एनालिसिस लिख रही हूँ तो वो मेटा एनालिसिस जो है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन के पब्लिश्ड रिजल्ट्स को ही रिफ्लेक्ट करेगा, वो मेरी अनबायस्ड रिजल्ट्स को या वो चीज जो पब्लिश नहीं हुई भी उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब जस्ट गिव मी 5 minutes, आई विल बी बैक। जी, हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? यस Yes. मैम। ओके, सॉरी फॉर अ ब्रेक इन बिटवीन। अच्छा, सारे मेटा एनालिसिस, ऑल द मेटा एनालिसिस आर बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लेकिन सारे के सारे सिस्टमैटिक रिव्यूज में मेटा एनालिसिस नहीं होता। ठीक है, ये दिस इज द की पॉइंट। आपको कुछ ऐसे पेपर्स ही मिलेंगे जैसे सिस्टमैटिक रिव्यू होगा, कुछ ऐसे पेपर्स भी होंगे जिसमें मेटा एनालिसिस नहीं होगा लेकिन सिर्फ सिस्टमैटिक रिव्यू होगा, और आपको कुछ ऐसे पब्लिकेशंस भी देखने को मिलेंगे जिसमें सिस्टमैटिक रिव्यू प्लस मेटा एनालिसिस दोनों होगा। ठीक है, अगर हमने किसी भी सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर कोई मेटा एनालिसिस को इंक्लूड करना है, मेटा एनालिसिस का पार्ट इंक्लूड करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सपीरियंस स्टैटिस्टिशियन हमारे साथ ऑन बोर्ड हो, या फिर हमें खुद अच्छी अच्छी वाली स्टैटिस्टिक एनालिसिस आती हो, हमें बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स पता हो। अगर हमें बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं पता, ठीक है, तो आप मेटा एनालिसिस नहीं कर कंडक्ट कर पाओगे प्रॉपरली। अगर आपको नहीं पता कि इफेक्ट साइज क्या होता है, एस्टिमेट्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, पी वैल्यूज क्या होती हैं,
टी टेस्ट क्या होता है, हेटेरोजेनिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट के बारे में बेसिक्स नहीं पता होंगी हमें, तो हम एक अच्छा मेटा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, हम डेटा को पूल्ड एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल डेटा की बात करूँ, अगर मैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के डेटा की बात करूँ, तो उसकी एनालिसिस करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पता होनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, बेसिक डेटा एनालिसिस नहीं आती, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो वी शुड हम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम कोई भी मेटा एनालिसिस वाला पार्ट अपने सिस्टमैटिक रिव्यू में इंक्लूड कर रहे हैं, तो या तो हम एक एक्सपीरियंस स्टैटिस्टिशियन को ऑनबोर्ड करें, या फिर अगर हमारी स्टडी में कोई एक्सपीरियंस स्टैटिस्टिशियन ऑनबोर्ड नहीं है, तो हम हमें खुद थोड़ी बहुत अच्छी सी स्टैटिस्टिक्स आती हो ड्यूरिंग ऑल द फेजेस ऑफ द स्टडी। हर मेटा एनालिसिस के लिए या फिर मेटा एनालिसिस को रिपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, जो डेवलप किए गए हैं। there are certain protocols, there are certain guidelines that are developed to report the meta analysis, कुछ there are certain protocols that are developed to report the meta analysis results for RCT, randomized control trials, जिसको हम कोरम कहते हैं, या फिर हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को रिपोर्ट करने के लिए एक गाइडलाइन होती है मुझसे। उसके अलावा नॉर्मल हम लोग जो यूज करते हैं डेटा पिस्मा गाइडलाइंस यूज होती हैं, ठीक है, टू रिपोर्ट द सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस रिजल्ट्स। ठीक है, तो सिस्टमैटिक गाइडलाइन दी गई है, एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, इसको फॉलो करते हैं हम यूजुअली टू रिपोर्ट अ मेटा एनालिसिस। एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है जो गाइडलाइन बताता है प्रॉपर कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आपके पास एक चेकलिस्ट होती है, आपको उन चेकलिस्ट को फुलफिल करना होता है। ठीक है, अब मैंने सबको बताया कि अगर हम सिस्टमैटिक रिव्यू कर रहे हैं, मेटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारे पास स्टेप्स क्या होंगे। पहला, हमें रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करना है, किस बेसिस पे करना है वो मैं आपको, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था, या 4 थिंग्स, इसकी बेसिस पे मैंने अपना रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करना है। फिर मैंने अपना लिटरेचर सर्च करना है, किस तरह करना है मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, मेरा एक फर्स्ट सेशन वाला। फिर हम अपनी स्टडीज किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, हाउ टू सेलेक्ट द स्टडीज, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। ठीक है, उसके बाद अपने डेटा को किस तरह एनालाइज करेंगे, किस तरह रिपोर्ट करेंगे, किस तरह फॉरेस्ट प्लॉट्स बनाएंगे, ये सब आप डिटेल में इस पूरे सेशन में पढ़ेंगे। ये क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही कि भाई फॉरेस्ट प्लॉट्स कैसे बनने हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन किस तरह, कॉमन क्वेश्चन एड्रेस किस तरह कर सकते हैं हम मेटा एनालिसिस में। कॉमन क्वेश्चंस जो मेटा एनालिसिस में यूजुअली एड्रेस हो रहे होते हैं, यूजुअली जो हेल्थ बेस्ड स्टडीज होती हैं, या फिर क्लिनिशियंस बेस्ड स्टडीज होती हैं, ये चीज एड्रेस कर रहे होते हैं कि वेदर वन ट्रीटमेंट इज मोर इफेक्टिव देन अदर और नॉट। ठीक है, या फिर किसी चीज के एक्सपोजर से रिजल्ट डिजीज पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, या कोई डिजीज तो नहीं हो रही। सही है, जब आप मेटा एनालिसिस का रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं, तो आपके मेटा एनालिसिस में टाइटल होता है, एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मेथोडोलॉजी होती है, रिजल्ट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, जस्ट लाइक एन ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल। ठीक है, जैसे हम एक ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, तो हमारे पास एक ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल के अंदर भी इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट और डिस्कशन होता है। वैसे ही एक मेटा एनालिसिस के अंदर भी इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन होता है। इसीलिए a meta analysis is considered as an original article, not as a review article when we are publishing a manuscript. ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि हम जब मेटा एनालिसिस करते हैं, तो यूजुअली हम लोग जो है वो फॉरेस्ट प्लॉट बना रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज द फॉरेस्ट प्लॉट, इस तरह हम जो है अपने रिजल्ट को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ये फॉरेस्ट प्लॉट किस तरह बनता है, ये आप लोग अभी नेक्स्ट सेशन में डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैंने आप लोग बताया था कि यूजुअली क्या होता है, पब्लिकेशन बायसनेस आ सकती है। एक मैंने जो है वो 60 पेपर्स पे काम किया हुआ है, आपने 2000 लोगों पे काम किया हुआ है, बायसनेस आ सकती है ना। ठीक है, तो उसको हम रिपोर्ट करते हैं फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ अ फनल प्लॉट। ठीक है, कुछ की एग्जाम्पल हैं
सिस्टमेटिक रिव्यूज की ठीक है, जैसे एक सोर्स बता रही हूँ मैं, लैम एट ऑल ने जो है वो एक हेल्थ आउटकम्स के ऊपर सिस्टमेटिक रिव्यू करा। तो उसने बताया कि भाई इतनी इतनी स्टडीज जो है वो रिपोर्ट हुई है। मैं आप लोगों के साथ ना एक पेपर अपना शेयर करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू अ सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस पार्ट। ठीक है, आप लोगों का मैं एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ मेटा एनालिसिस की। अच्छा, ये आप लोगों को हो गया। ये मेरा ही पेपर है, अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। Assessing the clinical outcomes of immunotherapy and docetaxel combination in metastatic castration-resistant prostate cancer। मैंने अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड। अगर मैं आपके पास जाऊँ तो हमारे बैकग्राउंड होता है, इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड लिख रहे होते हैं। और इसका मेन चीज़ ये होती है कि हम एक बैकग्राउंड लिखने के बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हो, रैशनल बता रहे हो, क्या वजह है, क्यों हम लिख रहे हैं, और उसका एम ऑब्जेक्टिव वो हमारे पेपर का। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी मेटा एनालिसिस में जो बेसिक चीज होती है, सबसे पहले चीज एक क्लियर डिफाइंड टाइटल होना चाहिए आपका, और जो बता रहा हो कि भाई आपका पेपर मेटा एनालिसिस है, सिस्टमेटिक रिव्यू है, क्या है। ठीक है, या दोनों चीजें। एक वेल डिफाइंड क्वेश्चन जो प्रॉपरली आपका रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हो। उसके बाद आपके पास इंट्रोडक्शन में आपने रेशनल लिखना है कि आप क्यों कर रहे हैं मेटा एनालिसिस, आप क्या वजह है। ठीक है, अगर क्योंकि यूजुअली हम मेरिट सीखने की वजह ये होती है कि किसी ने अभी तक इसका कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस नहीं दिया हुआ होता, तभी हम कर रहे होते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वेल डिफाइंड मटेरियल मेथड्स आते हैं, एक सिस्टमेटिकली आते हैं। हर मेटा एनालिसिस के अंदर, हर सिस्टमेटिक रिव्यू के अंदर एक सर्च स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें हम बताते हैं कि हमने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करते हुए अपने पेपर्स को सिंथेसाइज किया है। हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें हम अपना इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम डेटा एक्सपेक्शन किस तरह की है और हमने क्या क्या डेटा एक्सपेक्ट करा है वो मेंशन कर रहे होते हैं। फिर हम अपने पास रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट कर रहे होते हैं कि हमारे हमारे पास बायसेस तो नहीं है। कैन देयर डिफरेंट टूल्स जिसकी बेसिस पर रिस्क ऑफ बायस आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। और फिर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्योंकि मेटा एनालिसिस है तो उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाला पार्ट होगा, मेटा एनालिसिस वाला पार्ट होगा। So there are certain softwares that are used to conduct these statistical analysis part, वो हमने रिपोर्ट करना होता है, हमने किस तरह करें। ठीक है, और हमने हर सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रिज्मा फ्लो चार्ट का होना। प्रिज्मा फ्लो चार्ट बताता है कि आपने स्टडी किस तरह सेलेक्ट करी और आपने स्टडीज को किस तरह स्क्रीन करा है, किस तरह आपने, अगर आपके पास पहले 1000 स्टडीज और एंड में अगर 10 स्टडीज आई तो किस बेसिस पे आई, आपने किस तरह के पेपर्स को किस तरह एक्सक्लूड करा है। ठीक है, आपके पास रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट होना जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक मेटा एनालिसिस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूडेड स्टडीज जरूर होती है। ठीक है, किसी भी इंक्लूडेड स्टडीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मैंने 5 स्टडीज इंक्लूड की तो बस 5 स्टडीज की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे स्टडी में 4 पेपर्स इंक्लूड हुए हैं तो चारों की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी कि कौन से ऑथर थे, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, कहाँ का पेपर है, स्टडी डिजाइन क्या है, सैम्पल साइज कितना है, मीडियन एज कितनी थी,
इंटरवेंशन क्या था, कंपेरेटर क्या था, एफिकेसी आउटकम्स क्या थी, कोई और आउटकम्स हैं तो वो आउटकम्स क्या थी, ये सब मेरे पास मेंशन होंगी। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी आउटकम्स की समरी, और फिर मेरे पास मेटा एनालिसिस वाला पार्ट जिसमें हम फॉरेस्ट प्लॉट स्टैटिस्टिकली रिजल्ट्स को पूल कर रहे हैं। ठीक है, और एक हम इफेक्ट साइज या फिर हम एस्टिमेट बता रहे हैं कि भाई एस्टिमेट है या नहीं, इसकी बेसिस पे हम कंक्लूसिव आर्गुमेंट दे रहे हैं कि आइदर माय ट्रीटमेंट इज बेटर देन अदर ट्रीटमेंट और नॉट। ठीक है, और हर आउटकम के अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरा जो डिजायर्ड ट्रीटमेंट है, मेरी जो इंटरवेंशन है, उसकी वजह से प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो जो भी मेरा आउटकम ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से मेरा जो कैंसर है वो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इसमें कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, ये हम बताते हैं। और फिर लाइक इन ओरिजिनल आर्टिकल, हर उसका एक डिस्कशन पार्ट होता है। ठीक है, जिसपे आप अपने रिजल्ट्स को डिस्कस करते हो, अपने मेटा एनालिसिस को डिस्कस करते हो, उसको दूसरे स्टडीज के साथ कंपेयर करते हैं। यूजुअली मेटा एनालिसिस की डिस्कशन के ऐसे तो बैठे रहे खाना भी नहीं तो भूखे रहेंगे। डॉक्टर आमना, कैन यू जस्ट म्यूट योर माइक राइट नाउ? थैंक यू। अब we will conduct a question answers at the end of the session. तो आपके जो भी क्वेश्चन है अपने पास लिखते जाएं, मैं आपको एंड में सबके क्वेश्चन आंसर्स को एड्रेस करूंगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम अपनी लिमिटेशंस बताएं, स्ट्रेंथ बताएं कि हमारे पेपर की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पेपर की लिमिटेशंस क्या है, और फिर एक अच्छे पे, और फिर हम क्लिनिकल हमारे मेटा, अगर मेरा मेटा एनालिसिस किसी क्लिनिकल डोमेन में है तो उसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, अगर कोई मार्केटिंग की साइड पे है, इकोनॉमिक की साइड पे है, या पब्लिक हेल्थ की साइड पे है, तो उसका पब्लिक हेल्थ के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, वो उस चीज को डिफाइन करे, और उसके बाद उसकी कंक्लूजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, the things that we needed to address. Coming back to the topic के मेटा एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या होते हैं, वही मैंने अभी आपको बताया कि ये एक प्री डिफाइंड मेथड्स को यूज करता है ताकि बायसनेस ना हो, क्योंकि इसके जो हम जो भी काम कर रहे हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी की वजह से रिप्रोड्यूसिबिलिटी अलाउ होती है। ठीक है, हमारा हर चीज ट्रांसपेरेंट है, तो हमारे रिजल्ट्स में बायसेस के चांसेस कम होते हैं। एक्यूरेट कंक्लूजन्स हो सकते हैं, हम ऐसी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, या पॉलिसी मेकर्स के लिए काम हो। पॉलिसी मेकर्स इन पेपर्स को यूज करते हुए एक पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। जो हेल्थ पॉलिसी मेकर्स होते हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, वो इनसे कोई रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली हम मेटा-एनालिसिस से रिसर्च गैप्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हाँ ये चीजें लिमिटेशंस की स्टडीज पे, तो ये रिसर्च गैप्स है जो आगे फर्दर रिसर्चर्स को एड्रेस करने चाहिए। हम न्यू हाइपोथेसिस को या फिर सब ग्रुप्स को सब ग्रुप्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं, नॉलेज गैप्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं, हमारे पास रिजल्ट्स की प्रिसिशन ज्यादा आती है। डिसएडवांटेज क्या है कि रिपोर्टिंग क्वालिटी वेरी कर सकती है, लिमिटिंग एबिलिटी हो सकती है, कभी कभी होते हैं जैसे हमारे पास एक पाकिस्तान, when we are living in Pakistan we do have a one मेजर कि हमारे पास हर डेटाबेस के एक्सेस नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे एक डिसएडवांटेज आ सकता है। उसके अलावा कुछ फ्लॉज हैं जो इंक्लूड होते हैं, दैट इज बेसिकली लोकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ स्टडीज। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा काम सिर्फ आरसीटीज के ऊपर मैंने मेटा एनालिसिस देखा है, तो मेरे मेटा एनालिसिस का एक फ्लॉ है कि मेरा मेटा एनालिसिस में दूसरी स्टडीज या दूसरी पॉपुलेशन के रिपोर्टेड रिजल्ट्स नहीं है। हो सकता है कि अगर मैं वो वाले रिजल्ट्स रिपोर्ट करती तो शायद मेरे रिजल्ट्स
चेंज हो सकते हैं, दैट इज द रीजन। ठीक है, ये लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी इंपॉर्टेंट आउटकम में, कभी कभी कुछ मेटालिसिस में इनएप्रोप्रिएट सब ग्रुप एनालिसिस हो रहे होते हैं, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है न्यू एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ, डुप्लीकेशन ऑफ पब्लिकेशन आ सकती है, पब्लिकेशन बायस आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है। किसी चीज के टाइम कंज्यूमिंग होता है, अब मेटा एनालिसिस टेक्स अ टाइम। ठीक है, अब मेटा, अगर आपको एक अच्छा मेटा एनालिसिस लिख रहे हैं तो एक अच्छा मेटा एनालिसिस टाइम लेता है, क्योंकि उसकी रिसर्च, क्वेश्चन डिजाइनिंग में और फिर उसकी वैलिडेशन से लेके उसके सारे स्टेप्स करने में टाइम, इट डू टेक टाइम। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर तो है ये। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि पॉलिसी मेकिंग में मेथड्स आर यूज्ड इन पॉलिसी मेकिंग, हमारे यहाँ इतना काम नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनली देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे एविडेंस बेस्ड सिंथेसिस होता है, एंड एविडेंस बेस्ड सिंथेसिस की बेस सिंथेसिस किया जाता है टू मेक पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, हमारे यहाँ तो हेल्थ पॉलिसी मेकिंग पे इतना वो नहीं हो रहा होता, लेकिन इंटरनेशनली जो हेल्थ बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो रही होती है उनके लिए एविडेंस बेस्ड सिंथेसिस हो रही होती है, दैट इज एन अदर नेम फॉर यूज फॉर द मेटा एनालिसिस। किसी हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए या फिर बर्डन ऑफ डिजीज चेक करने के लिए कि किसी भी डिजीज का कितना बर्डन है हेल्थ के ऊपर, या फिर इकोनॉमिकली कितना बर्डन है, या फिर उसके लिए भी हम मेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके, अगर आप लोग देख सकते हो इस पिक्चर को, एविडेंस पिरामिड को, कि सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस आर कंसिडर्ड एट द टॉप ऑफ हायरार्की ऑफ एविडेंस। मतलब जो हमें जो है सबसे जो बेसिक एविडेंस मिलता है वो एनिमल स्टडीज या फिर इन विट्रो स्टडीज से मिलता है, उसके बाद केस सीरीज से मिलता है, केस कंट्रोल सीरीज से मिलता है, कोहॉर्ट से मिलता है, आरसीटी से और अच्छा एविडेंस मिलता है। सिस्टमैटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस जो है उनसे हमें अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ एविडेंस बेस्ड मेथड एविडेंस मिलता है। ठीक है, तो इसको हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में या फिर सिंथेसिस ऑन एविडेंस में भी कहते हैं, इसको सिनोनिमिकली उससे भी रेफर किया जा रहा होता है। अगर एक सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस प्रॉपर्ली कंडक्ट किया जाए, using all the steps properly, conducting all the steps properly, ठीक है, तो वो एक invaluable information provide करते to the healthcare providers, researchers, policy makers। अगर किसी भी डोमेन में आप हैं, यूजुअली अगर आप कंप्यूटर साइंस के डोमेन में है ना, उसमें भी सिस्टमेटिक रिव्यूज किए जा रहे होते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ हमारे पास रिसर्च गैप्स हैं मेटा एनालिसिस में, जिनको इम्प्रूव होने की जरूरत है या फिर बहुत हमें कंसिडर करने चाहिए, दैट इज रजिस्ट्रेशन पब्लिकेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम मेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम पहले प्रोटोकॉल या उसकी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नहीं करवाते, बट देयर आर सर्टेन डोमेन्स जैसे प्रोस्पेरो है, वहाँ पे हम अपना प्रोटोकॉल रजिस्टर करवाएं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम नहीं करवाते, हम लिख लेते हैं, पब्लिश भी करें ना, हो भी जाता है, बट करवा, अ गुड थिंग इज कि हमें अपना प्रोटोकॉल पब्लिश करवाना चाहिए prior the publication of a protocol। ठीक है, हमें हर इंडिविजुअल स्टडीज की क्वालिटी असेसमेंट करनी चाहिए यूजिंग अ वैलिड एंड कंसिस्टेंट टूल्स, हर पेपर में नहीं होती। ठीक है, पब्लिकेशन बायस की असेसमेंट होनी चाहिए, और हमारे पास जो फाइंडिंग्स की इंटरप्रिटेशन है वो लेस टेक्निकल होनी चाहिए, ताकि उसकी इम्प्लीकेशन इजी हो सके फॉर पॉलिसी मेकर एंड अदर रिसर्च। ठीक है, तो हमें एक टेक होम मैसेज क्या मिलता है इस चीज से, कि सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस टॉप ऑफ हायरार्की ऑफ एविडेंस में आते हैं। ठीक है, हर सिस्टमैटिक रिव्यू में मेटा एनालिसिस नहीं होता। सही है, द नेम सिस्टमैटिक रिव्यू डज नॉट मीन कि रिव्यू जो है बहुत अच्छा होगा या हाई क्वालिटी का होगा। कभी कभी आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया आपकी सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस की क्वालिटी को लिमिट कर रहा होता है। ठीक है जी।
दैट्स इट। अच्छा, अगर आप लोगों को अगर एक अच्छा सिस्टमेटिक रिव्यू मेटानालिसिस किसी बुक से पढ़ना है तो देयर इज अ पोखरेन हैंडबुक, a very like gold standard of doing a systematic review or and meta-analysis on randomized control trials। ठीक है, इसके अलावा देर आर मल्टीपल बुक्स जो कि रीडिंग लिस्ट हैं जो आप पढ़ सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट बुक्स एंड डिफरेंट रिपोर्टिंग आइटम्स है। प्रिज्मा की गाइडलाइंस आर वेरी गुड गाइडलाइंस, गोल्ड गाइडलाइन है, स्टैंडर्ड गाइडलाइन है जिसकी बेसिस पर मेटा-एनालिसिस करते हैं। Now we are open for the questions. You can raise your hand and ask your question one by one. Also, can we get the book for systematic review and meta-analysis specifically for social sciences because we are from the background of social sciences? तो बहुत relevant हो जाएगा अगर कोई ऐसी आप या तो recommendation दे दें किसी book का या कोई reference, या अगर आपके पास book है तो अगर आप वो share कर सकें copyright अगर उसका है तो। अक्सर बिकॉज आई बिलोंग टू अ मेडिकल फील्ड, ठीक है, और मैं जितना काम करती हूँ मेडिकल फील्ड पे करती हूँ, बट हाँ अगर इफ आई कम अक्रॉस एनी बुक दैट इज explicitly on social sciences, I would definitely share it with you. Thank you. जी मैम, मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे मेडिकल फील्ड से भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बुक शेयर कर दें तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अगर मरियम ने पूछा है क्वेश्चन, आई थिंक सो। जी मरियम, हम ये काम कर सकते, मेरे पास बुक नहीं है बट पोखरेन की हैंडबुक इज पब्लिकली अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है पोखरेन हैंडबुक, COCHRANE हैंडबुक। मैम हम मैं लिंक इनको ग्रुप में शेयर कर देंगे। शेयर कर दें ग्रुप मैम में। आपका जी जी मैं हम लिंक इनको ग्रुप में शेयर कर देंगे इन द एंड ऑफ द सेशन। चलिए ठीक है, आ जाओ। अच्छा मैडम, ये जी कोकरेन वाली बुक मैंने इसको गो थ्रू किया है तो बहुत डिफिकल्ट है। जी अक्सर, जी ये कोकरेन वाली बुक जो है ना, ये मेरे पास है, ये बड़ी डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई, बट रेलेवेंसी शायद नहीं है या क्या है, इसीलिए मैं चाह रही थी कि कोई रिकमेंडेशन मिल जाती। अक्सर इट माइट बी कि आपकी रेलेवेंसी की वजह से ना हो, लेकिन अभी आप नेक्स्ट सेशन लोगे ना तो नेक्स्ट सेशन में आपको हर स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो उससे जो है ना आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हर स्टेप किस तरह कैरी आउट करना है, किस तरह कंडक्ट करना है। एक और क्वेश्चन मैम, कैन आई आस्क? Mariam, can we take a question from Mohammad Nafees first? He had raised his hands from a very ओके ओके, नो इशू। okay। जी मोहम्मद नफीस, आप कुछ कह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू डॉक्टर इजाज़ जिन्होंने जो है इसका इनिशिएटिव लिया, और मेंटोर्स को भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने इसको स्टार्ट किया। इट इज़ बेसिकली नीड ऑफ टाइम। मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूँ। एक तो चूँकि हम मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, हमें स्टैट हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि मैं अपनी स्टैट को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स हमें जब तक नहीं आएंगी, जैसे आपने बताया हमें एक अच्छा मेटा एनालिसिस नहीं लिख सकते। एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि चूँकि पाकिस्तान में स्कूपस, पबमेड और वेब ऑफ साइंस ये तीनों ही डेटाबेसेस अवेलेबल नहीं है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इनकी एक्सेस है। जहाँ से हम बिलोंग करते हैं हमारे पास इसकी इजी एक्सेस नहीं है, तो हम एक अच्छा और एक रिप्रोड्यूसिबल मेटा एनालिसिस या सिमेट्रिक रिव्यू वो किस तरह लिख सकते हैं? ये मेरे दो अच्छा क्वेश्चन हैं। अच्छा मोहम्मद नफीस, मैं भी काम करती हूँ, ठीक है। वेरी वेल, ये बहुत वेरी वेल मतलब कि बहुत प्रॉब्लम है हमारे पास, यहाँ पास हर डेटाबेस का एक्सेस नहीं है, ठीक है। जो जिन डेटाबेसेस को इंटरनेशनली स्टैंडर्ड माना जाता है, हमारे पास उन डेटाबेसेस का अनफॉर्चुनेटली सबके पास एक्सेस नहीं होता, ठीक है। तो व्हाट वी यूज टू डू कि आप जो है वो उन लोगों से कोलैबोरेशन कर लें दैट हैव एन एक्सेस टू those databases. For example, I am in contact with certain students, certain medical students जो कि इजिप्ट से बिलोंग करते हैं या दे बिलोंग टू अदर कंट्रीज जिनके पास इन डेटाबेसेस का एक्सेस इजीली अवेलेबल है, तो वो मुझे जो है वो एक लाइब्रेरी सिंथेसाइज करके दे सकते हैं। तो हाँ, क्योंकि देखो हर
कोई भी रिसर्च जो है ना वो इंडिविजुअली नहीं होती। अगर एक मेटा एनालिसिस को Right. ओरिजिनल रिसर्च कहा गया है तो उसी बेसिस पे कहा गया है कि एक बंदे का काम नहीं है ये, ठीक है, और एक बंदा मेटा एनालिसिस पब्लिश कर भी नहीं सकता, ठीक है। Okay. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोलैबोरेशन कर लें, आप एक दो बंदे को ग्रुप से आइडेंटिफाई करें जो किसी और कंट्री में हो, जो आपकी हेल्प कर दे फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग। Okay. Okay. Thank you. मैम और सेकंड क्वेश्चन मैडम। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स वाला था कि हम अपनी स्टैटिस्टिक्स कैसे हमारे जो आगे के सेशंस हैं दे आर डिजाइन कि हम आपको उन चीज़ों पे हर मेटानालिसिस के हर स्टेप के लिए ट्रेन करें, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हर सेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेटा एनालिसिस का सेशन है तो वहाँ पे आपके पास जो भी मेंटोर होंगी वो आपको उसके लिए प्रॉपरली गाइड करेंगी, प्रॉपरली ट्रेन करेंगी। देयर आर सर्टेन आपका मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि मैं बायोसाइंस की बेस, मेरा भी स्टैटिस्टिक्स से कोई ऐसा, मैं बायो स्टैटिस्टिक्स तो मैंने नहीं पढ़ी लेकिन क्योंकि मेरा बायोसाइंस से ताल्लुक है तो हम एक बायोस्टैट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम नेट से पढ़ लें, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मेटानालिसिस में यूज होती हैं, जैसे रैंडम इफेक्ट, फिक्स इफेक्ट क्या होता है, रैंडम इफेक्ट क्या होता है, एस्टिमेट साइज क्या होता है, ये सब हमारे पास गूगल में बहुत इजीली इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो हम इसको एक दफा गो थ्रू भी कर लेंगे ना तो उससे भी हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाता है। देयर यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो आपको इन चीजों को इन डेप्थ बता रही होती हैं, और हम भी आपको इन फ्यूचर सेशन इन चीजों को इन डेप्थ बताएंगे। चल मैम ये थैंक यू सो हैंड्स मच। ऑन एक्टिविटीज करेंगे तो उनकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हम करेंगे जिसमें जो है वो आप खुद अपना मेटा पब्लिश करेंगे तो उसमें आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, हम जो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं क्योंकि अजान हो रही है, कैन अजान आई हो आस्क वन क्वेश्चन? मरियम, कैन वी टेक अ 5 मिनट ब्रेक, अजान हो रही है इसलिए। थैंक यू। जी मरियम, वी कैन कंटिन्यू। ओके
आपने अपना से मेटा एनालिसिस पेपर शेयर किया था, उसमें एक रेफरेंस था, एंड में जो रेफरेंसेस होते हैं वहाँ पे रेफरेंस था कि एक रिसर्चर ने 58 सिस्टेमिक रिव्यूज जो थे वो उनको रिव्यू किया था। तो मेरा क्वेश्चन था कि सिस्टेमिक रिव्यू जो थे, सिस्टमेटिक रिव्यूज, उनको भी रिव्यू करना एक स्टडी टाइप होती है? मतलब यस सिस्टमेटिक रिव्यूज में तो हम एक वन इंडिविजुअल कोई आर्टिकल पढ़ते हैं ना, एक ही टॉपिक पे 10, 15, 20 जितने भी आर्टिकल्स होते हैं एक ही टॉपिक पे हम पढ़ते हैं और उसका सिस्टमेटिक रिव्यू करते हैं। लेकिन आपके रेफरेंस पे यूं था कि उसने 58 सिस्टमेटिक रिव्यूज को रिव्यू किया था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी भी कोई स्टडी होती है? यस। अच्छा, सिस्टमेटिक रिव्यू का भी सिस्टमेटिक रिव्यू होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक टॉपिक पे ऑलरेडी 15 सिस्टमेटिक रिव्यूज लिखे हुए हैं, ठीक है, और रिसेंटली भी एक सिस्टमेटिक रिव्यू लिखा हुआ है, तो आप तो नहीं लिखेंगी ना रिव्यू, सिस्टमेटिक रिव्यू, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है, तो उसकी कोई नीड नहीं बन रही। तो देयर आर सर्टेन सिस्टमेटिक रिव्यूज दैट आर रिटन ऑन द सिस्टमेटिक रिव्यूज। तो उनका इंक्लूजन क्राइटेरिया जो है ना, सिर्फ सिस्टमेटिक रिव्यूज होता है, ठीक है। वो ओरिजिनल आर्टिकल्स को इंक्लूड नहीं कर रहे होते अपने सिस्टमेटिक रिव्यू में, बल्कि वो अपने टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी सिस्टमेटिक रिव्यूज लिखे हुए हैं उनका एक रिव्यू कर रहे होते हैं, और बता रहे होते हैं कि उनमें क्या लिमिटेशंस थी, उन्होंने कहाँ पे गैप छोड़ा, उनमें क्या, उन्होंने कहाँ पे मिस्टेक करी, उन्होंने क्या चीज़ क्वालिटी एविडेंस सही दिया नहीं दिया, वो चीज़ होती है। देयर इज समथिंग, मैं आपको शो कर देती हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट? जी मैम, आपकी स्क्रीन शेयर है। सो आई एम जस्ट showing one example to you. अच्छा, ये देखिए, ठीक है, सिस्टमेटिक रिव्यूज, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ करंट सिस्टमेटिक रिव्यूज, ठीक है। उसकी एक मेथोडोलॉजी अलग, तो एक पेपर है जिन्होंने बताया हुआ है कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करें। सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यूज, ठीक है। अब ई हेल्थ पे ऑलरेडी बहुत सारे सिस्टमेटिक रिव्यूज पब्लिश्ड हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन सिस्टमेटिक रिव्यूज पे एक सिस्टमेटिक रिव्यू करा हुआ है। ओके मैम, लेकिन इसका बेनिफिट? ठीक है, आप चाहो तो आप इसको खोल के पढ़ के देख भी सकते हो, मैं आपके साथ एक खोल के दिखा भी देती हूँ। बस ये डिफरेंस ये होता है, जैसे हमारे पास मेरे इंक्लूजन क्राइटेरिया में जो स्टडी डिजाइन होगा वो आरसीटी होगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगा, या कोई भी इंडिविजुअल स्टडी होगी, ठीक है। इनके इंक्लूजन क्राइटेरिया में जो स्टडी डिजाइन होता है वो सिस्टमेटिक रिव्यू होता है, ठीक है। तो ये सारे सिस्टमेटिक रिव्यू को इंक्लूड कर रहे होते हैं अपने डेटा में। ओके, थैंक यू। थैंक यू। की बेस पे इन्होंने अपना जी, someone else is asking the question. ये देख सकते हैं आप, इन्होंने स्पॉट Am I audible? किए हुए हैं। जी, someone else was asking something. Hello. जी, जी बस, हेलो। Uh, I unmuted myself. Am I audible? I'm Dr. Hirami. You are not audible, can you speak loudly? Hello. आज उधर से पास में Okay. मुझे लगता है कि दो बंदे बोल रहे हैं, तो एक अब जो है I'm वो audible माइक right now. करके बोल रहे हैं। Sulkarnain, can you just mute your mic? Yep. Yes.
Dr. Hira was saying something. Dr. Hira, yes, you can ask. Dr. Hira. मैम आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। मैंने जो है हेलो जी जी डॉक्टर हिरा, यू आर ऑडिबल। जी सॉरी जी मैम मुझे बताना है कि मैं जो है की स्टूडेंट हूँ और मैंने पहले भी जो है एनालिसिस के लेक्चर दिए हैं। मुझे ये कुछ क्वेश्चन पूछने थे कि एक तो जो क्वेश्चन आंसर आप ये लेक्चर्स ग्रुप में शेयर करेंगी या स्टूडेंट्स को मेल करेंगी? क्वेश्चन आंसर मेटा एनालिसिस में जरूरी तो नहीं होते? ड्राइव बना के we will share the lectures. मैम रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आपको। मैम आप स्लाइड्स जो लेक्चर्स हैं वो शेयर नहीं करेंगी? I don't think so there is a need to share the recordings, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको वाइडली नेट पे अवेलेबल है। देयर इज नथिंग, कोई ऐसी चीज नहीं बताई मैंने आपको जो नेट पे अवेलेबल नहीं होगी। हमें लेक्चर्स आप जो पीपीटी है वो शेयर नहीं करेंगी? हाजरा विल टेल यू कि शेयर करेंगी या नहीं करेंगी। इसके लिए आप हाजरा कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। ओके। मैडम अगर ये रिकॉर्डिंग मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरी अभी हाफ एन आवर के लिए लाइट नहीं थी तो मैंने काफी चीजें मिस आउट कर दी हैं। तो इट्स बेटर कि सिस्टमैटिकली जो आपने चीजें बताई हैं उसको पढ़ लें इफ इट इज पॉसिबल, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो रही थी ना। जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, फिक्र नहीं करें आप, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगी। Can you please share course objectives of the course so that we can prepare ourselves before we come into the class? There is a lot of distortion in the voice, and things are not audible clearly. The voice system, I think most of the people keep their handles unmuted, so we are unable to hear properly. Sir, all are muted by the admin. And ma'am Aqsa, are you available? मैम मुसद्दिक कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे। आई थिंक मैम का इंटरनेट का इशू हो गया है, तो मुसद्दिक आप जो है वो ग्रुप में, क्यूरी ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा, तो वहां पे मैम आपको आंसर कर देंगी, ठीक है? Yes, I have already put my question inside in the query group. Yeah. थैंक यू सो मच, वी Thank विल you. Thank आंसर you. यू। थैंक यू। और किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो फिर वहां पे कर लें, फिर हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।